हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं क्लास 11th के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का अगला लॉ, जो कि होने वाला है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं गैल्यूसेक लॉ। ठीक है, और उसी को हम लोग हिंदी में भी बोल देते हैं गैल्यूसेक का गैसीय आयतन संबंधित नियम। बेसिकली इस लॉ में हम लॉ को तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन कुछ खास पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, अपने को तो पता होनी ही चाहिए। सपोज करो मैं सल्फर डाइऑक्साइड ले लूँ और इसका मैं ऑक्सीडेशन कर दूँ तो बनेगा SO3। सबको पता है जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 3 और इस तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 4, तो बैलेंस करना है अपने को, तो 1/2 यानी कि हाफ मॉलिक्यूल लगा दो यहां पे, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 व्हेन रिएक्ट विद SO2 इट विल गिव दी SO3। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है बच्चों। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। पर मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन क्या है? गलत है। रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन सही है। हम यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अगर रिएक्शंस एज अ न्यूमेरिकल बेसिस पे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि गलत है। तो भाई गलत क्यों है, तो इसके ऊपर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इसी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले दिस लॉ वाज गिवन बाय गैल्यूसेक। इसी के नाम पे इस लॉ का नाम भी पड़ा था, ठीक है, गैल्यूसेक इन 1808। So this law was given by the Gay-Lussac in 1808. What was this law? ये लॉ क्या था? ये लॉ बोलता है, according to this law, in a chemical reaction या in a gaseous reaction, क्योंकि हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, इन अ गैसियस रिएक्शन, ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखें। इन अ गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट ऑलवेज combined in a simple ratio by volume। सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है, एंड फॉर्म प्रोडक्ट। क्या बोला हमने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ गैसियस रिएक्शन, क्योंकि गैसियस रिएक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, ये जो पूरा का पूरा लॉ है ये पूरा का पूरा गैस के ऊपर काम करता है, तो ये यूज भी होता है गैसियस के लिए ही। इसको हम सॉलिड लिक्विड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इन अ गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। फिर क्या लिखेंगे? विच इज अ सिंपल रेशियो at same temperature and pressure, which is a simple ratio at same temperature and pressure। ठीक, क्लियर हो गया। सो विच इज अ सिंपल रेशियो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो पूरा एक बार फिर से सुनो। इन अ गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज अ सिंपल रेशियो। ये जो सिंपल रेशियो आएगा ये किस पे आएगा? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे आएगा। चलिए हिंदी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूं, इसके बाद दूसरा पॉइंट हम इसी में लिखेंगे ऐड करके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? समान ताप व समान दाब पर, समान ताप और समान दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें
संयुक्त होती हैं या गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो वह एक सरल अनुपात में होती है। ठीक है, तो वह एक सरल अनुपात में होती है। ठीक, समान ताप और समान दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में, या जब ऐसे बोल सकते हो, जब गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं में, चाहो तो गैसीय वर्ड लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो। गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो वह एक सरल अनुपात में होती हैं। जब भी कोई गैसीय रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जब भी गैसें बनेंगी, क्योंकि गैस ही बनेगी, गैस गैस से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगी, गैस ही बनेगी। तो जब गैस संयुक्त होती है या बनती है तो वहां पर उनका अनुपात क्या होता है, एक सिंपल रेशियो में होती है, एक सरल अनुपात में होती है। कैसे, एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो फिर आगे बात करते हैं। जैसे H2 gas react with Cl2 gas, it will form 2HCl. So ये भी गैस बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ गैसियस रिएक्शन रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। सो यही इनके वॉल्यूम भी होंगे, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से कितना निकल के आया, 1 1 एंड 2। सो 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम रिएक्ट किया। ठीक है, सो कितना वॉल्यूम बना, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। देखो 1 वॉल्यूम ऑफ H2 when react with 1 volume of Cl2 it will form the 2 volume of HCl gas। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस combined with 1 volume of Cl2 gas and form 2 volume of HCl gas। सो सिंपल रेशियो क्या होगा, सो सिंपल रेशियो इज इक्वल, सिंपल रेशियो क्या होगा, 1:1:2। इट मींस 1:2। सो रेशियो क्या निकल के आया, 1:1:2। तो हमने यही तो बोला था, हमने क्या बोला था कि इन अ गैसियस रिएक्शन, किसी भी गैसियस अभिक्रिया में, गैसियस रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। रिएक्टेंट क्या होते हैं, सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम में कंबाइंड होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, विच इज अ सिंपल रेशियो एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ये जो सिंपल रेशियो होगा ये सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के अंदर होने वाला है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक वॉल्यूम H2 गैस एक वॉल्यूम Cl2 से अटैक किया या फिर कंबाइंड किया और बनाया 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। देखो तीनों ही गैस हैं, गैस गैस गैस। इट मींस कि सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है, कि ये लॉ सिर्फ गैसियस में ही फॉलो करेगा। ठीक है, दिस लॉ इज यूज्ड फॉर ओनली गैसियस। ठीक, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, सेकंड पॉइंट, this law is used only for gaseous reaction। ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यह नियम सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता है। भैया ये लॉ सिर्फ गैस के लिए प्रयुक्त होगा, सिर्फ गैस के लिए उपयोग में लाया जाएगा, उसके अलावा और किसी चीज के लिए इसका उपयोग होने वाला नहीं है। यानी कि दिस लॉ वाज ओनली यूज्ड फॉर द गैसियस रिएक्शन, दैट्स इट। ना ही सॉलिड के लिए यूज होने वाला, ना ही लिक्विड में कोई बात इस लॉ की होने वाली है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट देखो जरा, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज हम एक SO2 ले लें और एक +O2 ले लें और रिएक्शन में SO3 को बना दें,
ठीक है, मैंने आपको ये पॉइंट पहले बता दिया। सो मैंने आपसे बोला था कि अगर यहां पर हाफ ले लोगे तो रिएक्शन विल बी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर मैंने SO2 और हाफ O2 ले लिया और SO3 बना। सो रिएक्शन क्या हो गई अपने पास, बैलेंस हो गई। बट दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपने बैलेंस करी है, ये दो तरीके की बैलेंस हुई। एक तो हम लोग बोलते हैं केमिकली, क्या बोल देते हैं, केमिकली, या फिर बोल देते हैं फंडामेंटली। ठीक है, और दूसरा हम बोलते हैं मैथमेटिकली। ठीक, सो दिस रिएक्शन मैथमेटिकली तो बैलेंस है, मैथमेटिकली बैलेंस है, राइट। दो तरीके के बैलेंस होता है, एक होता है मैथमेटिकली और दूसरा हम बोलते हैं केमिकली या फिर फंडामेंटली। ठीक, सो मैथमेटिकली तो ये रिएक्शन बैलेंस है, बट केमिकली और फंडामेंटली रिएक्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है, इसी पर तो बात करेंगे। हमने क्या बोला कि ये एक एग्जांपल है, तो इसमें ये लॉ के अंदर की पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या बोला कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये रिएक्शन दो तरीके से बैलेंस होती है। एक तो केमिकली और फंडामेंटली बैलेंस करते हैं और दूसरा मैथमेटिकली बैलेंस करते हैं। सो दिस रिएक्शन वाज मैथमेटिकली बैलेंस, ये रिएक्शन तो मैथमेटिकली बैलेंस थी, बट केमिकली और फंडामेंटली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ध्यान से पॉइंट को सुनो, केमिकली और फंडामेंटली ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट मैथमेटिकली ये रिएक्शन क्या है, अपने पास बैलेंस है। ठीक है, अब मैथमेटिकली का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली तो ये रिएक्शन तो बैलेंस लग रही है। 3 यहां पर ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहां पर भी हैं, 2 एक सल्फर है, एक सल्फर यहां पर भी है। बट सर केमिकली और फंडामेंटली रिएक्शन सही नहीं है, दिस रिएक्शन नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू केमिकली और फंडामेंटली। सो ये रिएक्शन केमिकली और फंडामेंटली करेक्ट नहीं है। बट रीजन क्या है, रीजन ये है कि हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता। रीजन क्या है कि हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि यहां पर हमने हाफ O2 ले लिया भाई, क्योंकि हाफ ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है, यानी कि आधा मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है। केमिकली अगर हम देखें, फंडामेंटली बात करें तो हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि दिस रिएक्शन इज not balanced according to fundamentally, या फिर बोल दीजिए और केमिकली। सो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटली और केमिकली। सो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड जस्ट बिकॉज या ड्यू टू ये ऐसे लिख लो, कॉज हाफ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। भैया हाफ मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट, ऑलवेज याद रखना इस चीज को कि कभी भी हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। आधा मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है यार, मॉलिक्यूल तो एक होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा, पूरा एक होगा या 2 नंबर्स में होंगे, कभी भी हाफ मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली ये रिएक्शन बैलेंस है, बट अकॉर्डिंग टू द केमिकली एंड फंडामेंटली दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहां पर आधा मॉलिक्यूल मुझे ऑक्सीजन का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम यहां पर ये कर सकते हैं SO2 + O2 इट गिव्स SO3। सो यहां पर हम लोग क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, यहां पर भी हम लोग ट्वाइस करते हैं। सो दैट इज द बैलेंस रिएक्शन। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज केमिकली, फंडामेंटली एज वेल एज मैथमेटिकली, हर तरीके से बैलेंस है। ये रिएक्शन मैथमेटिकली बैलेंस है, ये रिएक्शन केमिकली बैलेंस है एज वेल एज फंडामेंटली बैलेंस है। सो केमिकली और फंडामेंटली तो सेम चीज है, लेकिन मैथमेटिकली और ये फंडामेंटली और केमिकली दोनों तरीके से बैलेंस ये रिएक्शन मुझे दिख रही है। ठीक, सो ये रिएक्शन लिखने का तरीका सही है, हम कभी भी रिएक्शन को ऐसे बैलेंस नहीं करेंगे। इस रिएक्शन से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, आपको बहुत जगह न्यूमेरिकल बेस पे दिखाई देगी, डजंट मैटर, क्योंकि मैथमेटिकली तो बैलेंस है, बट अगर हम केमिकली और फंडामेंटली बात करें तो ये बैलेंस नहीं है, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप क्या बोलेंगे, 2 वॉल्यूम, दिस इज अ गैस एंड दिस इज ऑल्सो अ गैस। ठीक है, सो 2 वॉल्यूम ऑफ SO2 react with 1 वॉल्यूम ऑफ
O2, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है तो उसके आगे क्या होता है 1 हम लिख देते हैं, ठीक है। विल फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ SO3। सो क्या बोला हम लोगों ने कि 2 वॉल्यूम SO2 गैस के जब एक वॉल्यूम O2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइंड करेगा, तो बनाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज SO3, राइट। सो all the gaseous या all the components are in gaseous state। सभी के सभी कंपोनेंट को किस स्टेट में दिखाई दे रहे हैं? गैसियस स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज फॉलो द गैल्यूसियस लॉ। ये गैल्यूसियस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये हमें पता लग गया यहां से। अब दूसरी चीज सीखो, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हाट 2 1 2, दिस इज अ सिंपल रेशियो, दिस इज अ सिंपल रेशियो, यही तो हमने बोला। और इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं नंबर्स को हम बोल देते हैं क्या नंबर? 2 1 2 2 1 2 2 1 2। सो these number are called the stoichiometric या stoichiometry coefficient, ठीक है। सो these numbers are called the stoichiometric कोफिशिएंट, ठीक है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट दीज आर कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी नंबर रिएक्टेंट्स के आगे से और प्रोडक्ट के आगे से लिखे रहेगी, बट वो रिएक्शन केमिकली और फंडामेंटली भी बैलेंस होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? जो केमिकली, फंडामेंटली और मैथमेटिकली तीन तरीके से बैलेंस हो। और यह बात तो सही है, जो रिएक्शन केमिकली और फंडामेंटली बैलेंस होगी वो रिएक्शन मैथमेटिकली भी बैलेंस होगी, बट जो रिएक्शन मैथमेटिकली बैलेंस होगी जरूरी नहीं है वो केमिकली और फंडामेंटली भी बैलेंस हो। तो इस बात को याद रखना है कि स्टोइकियोमेट्री हम लोग कब हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? जब रिएक्शन केमिकली और फंडामेंटली और मैथमेटिकली हर तरीके से बैलेंस दिखाई दे मुझे। तो ये रिएक्शन मुझे हर तरीके से बैलेंस दिखाई दे रही है, ठीक। अब दूसरी चीज आती है कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? सो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो हमने क्या सीखा? हमने सीखा भाई कोई भी रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है, कितने तरीके से बैलेंस हो सकती है और कैसे कैसे हम उसको बैलेंस करने वाले हैं। सो नाउ व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? ये वर्ड क्या होता है? ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये लॉ में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन and calculation of it, ठीक है। या कैलकुलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख दो, ठीक। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं स्टोइकियोमेट्री। और उसी केमिकल रिएक्शन की जो हम कैलकुलेशन को स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना और वहां पे जो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सब क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्री कहलाती है, ठीक है। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज दिस? क्या होता है भाई? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। So what is SC? SC means stoichiometric coefficient, the number of reactant and product. Number of reactant and product का मतलब मेरा ये है कि सपोज करो अपने पास H2 एक गैस है, ठीक है, और N2 एक गैस है, so it will give NH3. So this reaction is a balance? No, this reaction is not balance. ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? इसको H2 बोला, इसको N2, इसको NH3। सो यहां पर कितने H हैं? 2। यहां पर कितने H हैं? 3। सो क्या करें? यहां पर 3 ले आए और यहां पर 2 कर दें, सो रिएक्शन विल बी बैलेंस, ठीक। सो यहां पर 3 वॉल्यूम H2 के किससे रिएक्शन कर रहे हैं? 1 वॉल्यूम ऑफ
N2 and will give 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। ठीक है, सो सिंपल रेशियो क्या आया, 3:1:2। सो एक सिंपल रेशियो आ गया, एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। तो हमने यही तो बोला था लॉ के अंदर, ठीक है, हमने यही बोला था। टोटली सबके सब कंपोनेंट्स किसमें हैं, सारे के सारे आपको किसमें दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स गैसियस में दिखाई दे रहे हैं। अब स्टोइकियोमेट्री हमें एक और चीज बताती है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पता है ना, इसके लिए 3, इसके लिए 1, इसके लिए 2। सो यहां से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा यहां से, बोलो इस रिएक्शन का, 2, 1, 2 हो जाएगा। इसके लिए 3 है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। सो 3, 1, 2 जो नंबर्स आगे से लिखे रहते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आगे से जो नंबर लिखे रहते हैं, वही होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी को करना स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। यानी कि वहां पर जो हम उसके कैलकुलेशंस करते हैं वो भी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है, राइट। सो अब स्टोइकियोमेट्रिक हमें बताती क्या है, देखो हर रिएक्शन कुछ बोलती है। सो ये रिएक्शन हमें क्या बोल रही है, ये रिएक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं, देखो बोलते कैसे हैं हम क्या बोलते हैं, 3 ग्राम ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ N2 इट विल प्रोड्यूस द 2 ग्राम ऑफ NH3। 3 ग्राम H2 के जब 1 ग्राम N2 से अभिक्रिया करता है तो 2 ग्राम NH3 बनाता है। गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे हम पढ़ते ही नहीं हैं। इस रिएक्शन को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। या तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स के टर्म में पढ़ोगे, किसके टर्म में पढ़ोगे, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, या किसके टर्म में पढ़ोगे, मोल्स के टर्म में पढ़ोगे। दैट्स इट, 2 ही टर्म में इस रिएक्शन को पढ़ा जाता है। या तो क्या बोलोगे कि 3 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स विल प्रोड्यूस द 2 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, ऐसे पढ़ोगे। या रिएक्शन को कैसे पढ़ोगे, व्हेन द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। क्या बोला मैंने, व्हेन 3 molecule of H2 react with या combined with 1 molecule of N2 it will produce the 2 molecule of NH3। so this is the right way of reading। ये पढ़ने का एक सही तरीका है, ठीक। ऐसे नहीं पढ़ना है कि 3 ग्राम H2 के 1 ग्राम N2 से रिएक्ट करता है, नो, ये तरीका नहीं है पढ़ने का। स्टोइकियोमेट्री हमें तरीका सिखाती है पढ़ने के लिए। तो 2 तरीके से, या तो मोल के टर्म्स में पढ़ो उसको, या फिर उसको मॉलिक्यूल्स के टर्म में पढ़ो, राइट। 2 टर्म में आपने पढ़ना है, या तो मोल्स के टर्म में पढ़ना है या फिर मॉलिक्यूल्स के टर्म में उस रिएक्शंस को आपने रीड करना है। दैट्स इट, समझ में आया। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होता है, कैसे रिएक्शन को पढ़ना होता है, रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है, और रिएक्शंस को हम लोग कैसे सही करेंगे। यानी कि हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है। सो हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है तो रिएक्शन केमिकली और फंडामेंटली अनबैलेंस्ड हो जाएगी, राइट। सो इट इज इट, ओके। सो ये था अपने पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहां से। अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल होने वाला है। देखो ध्यान से देखो, 4th पॉइंट लिख लेते हैं इसको, ठीक। गैल्यूसेक लॉ ओनली या रिलेटेड विथ गैल्यूसेक्स लॉ रिलेटेड टू वॉल्यूम, ठीक। जो भी गैल्यूसेक लॉ है वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, मास से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सो 5th पॉइंट क्या लिखेंगे, गैल्यूसेक लॉ डज नॉट रिलेटेड टू मास। भाई मास से रिलेटेड नहीं है ये लॉ, ये रिलेट नहीं करता मास से, ये सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड है लॉ। सो दिस लॉ इज ओनली रिलेटेड विथ द वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है, बट इट डज नॉट रिलेटेड टू द मास। ये मास से रिलेटेड ये लॉ नहीं है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ गैल्यूसेक्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गैल्यूसेक लॉ के अकॉर्डिंग और गैल्यूसेक लॉ के हिसाब से, ठीक। सो ये लॉ बस इतना ही कुछ कहता है, इसके अलावा इस लॉ के अंदर हमारे पास कुछ ज्यादा पॉइंट्स होते ही नहीं हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इन सबको अपने याद रखना है, ठीक, क्लियर। चलिए, सो एंड करते हैं इस टॉपिक का और आगे नेक्स्ट लॉ में देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ से कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ ली होंगी, ठीक है, और छोटी छोटी बातें आपने सीखी यहाँ से। और चैनल को आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी होता है बच्चों।
ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें मेरा चैनल और बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।